नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेव स्टडी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रदीप जगवान, एक फिर से नए से सेशन के साथ। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सिस्टम ऑफ यूनिट्स टॉपिक को, जिसमें कि हमारा सबसे पहले रहेगा फिजिकल क्वांटिटी। देखो, सबसे पहले ये जानो कि ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को देख सकें या नाप सकें या तोल सकें तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल बोलते हैं। जैसे आप में से कुछ ऐसे बाल कलाकार होंगे जिनके घर में फ़ोन आते ही वो फ़ोन को हाथ में रख के बोल देते होंगे कि ये पिछले वाले से भारी है। अब जो उसे वो भारी सा सेंस हुआ है ना, भारी, उसने बोला भारी, तो ये भारी क्या बताया उसने, प्रॉपर्टी बताई किसकी, मोबाइल की, कि ये भारी है। ये भारी कैसे आया उसे दिमाग में, उसने जब उसे फील करा कि भाई ये मुझे भारी महसूस हो रहा है, यानी कि उसे अगर भारी महसूस हो रहा है यानी कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी बता रहा है किसकी, मोबाइल की। वहीं पे उसका दूसरा भाई कहता है कि मुझे लगता है ये पहले वाले से हल्का है, तो वो कहते हैं कि चल भाई इसे तोलने चल। अब वो जब उसे तोलने जा रहे हैं, इसका मतलब वो क्या करने जा रहे हैं, इसके मेज़रमेंट करने जा रहे हैं। जब वो इसकी मेज़रमेंट करने जाते हैं, मशीन में तोलते हैं, तो मशीन ये नहीं कहती है कि भारी है या हल्का है, मशीन कहती है 200 ग्राम है। जो मशीन ने 200 बताया, ये मशीन ने उस भारीपन जो महसूस हुआ था उसे क्या कर दिया, डिजिट में बताया। ये डिजिट क्या हो गई, क्वांटिफाई हो गई। क्वांटिफाइड क्या हुआ, वो जो भारी सा फील हुआ था ना वो क्वांटिफाइड हुआ। ये जो भारी सा फील हुआ था ये क्या था, एक फिजिकल प्रॉपर्टी थी किसकी, मोबाइल की। और जो ये भारी सा है इसे हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। यानी कि मास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, फोन की फिजिकल प्रॉपर्टी है। ये जो मास होता है इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसकी, सिस्टम की या किसी मटेरियल की, जिसे हम क्वांटिफाइड कर देते हैं। कैसे, मेजरमेंट करके। जैसे उन्होंने वो भारी सा फील हुआ था उसको क्या करा, क्वांटिफाइड करा और मशीन पे, और मशीन ने क्या बताया 200 ग्राम है। ठीक है। अब जो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है इसके पास जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक यूनिट होती है। मतलब ये प्रोडक्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू का और यूनिट का। न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा आपने देखा कि 200 बताया था, फ़ोन का जो वेट था वो 200 बताया था, बट जो यूनिट बताई थी ना उसने, वो क्या बताई थी, ग्राम बताई थी। अब ये यूनिट क्या होती है, देखो अगर आप मार्केट जाते हो या किराना की शॉप में जाते हो, किराने की शॉप में अगर आप कहते हो कि भैया मुझे 5 शुगर देना, तो वो क्या समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। आपको वहाँ पे क्या यूज करने पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा कि भाई मुझे शुगर देना है, 5 देना है, बट कितना देना है ये आपको एक स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल ये ले लो, जैसे आप कभी ऑफिस में जाते होंगे अपना काम कराने के लिए, ठीक है ना, आपका काम नहीं होता है, आप पता करते हो कि यार यहाँ किसकी चलती है, आपको पता चल जाता है कि यहाँ इस आदमी की चलती है। यानी कि जब आप ऑफिस में जाते होंगे अपना काम कराने के लिए तो आप उसका नाम ले लेते होंगे, और जैसे ही आपने नाम लिया आपका काम हो जाता है। यानी कि उस बंदे का एक स्टैंडर्ड था, उस बंदे का क्या था, उस ऑफिस में एक स्टैंडर्ड था, और आपने उसका नाम लिया, यानी कि आपने उसका क्या किया, रेफरेंस लिया। ठीक है ना, आपने जैसे ही उसका रेफरेंस लिया अगला आदमी समझ गया और आपका काम हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर भी वही था। आप किराना की शॉप में गए, आपने 5 शुगर बोला बट समझ में नहीं आया। जब आपने 5 केजी बोला, केजी बोलते ही उसने आपको सीधा पैक करके दे दिया। यानी कि आपने एक स्टैंडर्ड यूज करा, यानी कि आपने एक रेफरेंस लिया था जिसका क्या था, अपना एक स्टैंडर्ड था। यूनिट जो होती है ना वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, एक होती है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल ये वो होते हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। जैसे होते हैं ना, कई लोग होते हैं तो उनकी खुद की पॉलिसी होती है या उनका एक खुद का स्टैंडर्ड होता है। खुद का स्टैंडर्ड होता है तो लोग क्या करते हैं, उनकी स्टैंडर्ड को कॉपी करते हैं, पर वो कभी कॉपी नहीं करते हैं। अगर फैशन भी आ रहा हो तो खुद का फैशन होगा, दूसरे का फैशन नहीं होगा। तो ये होते हैं फंडामेंटल यूनिट, जिनके अपने मौलिक होते हैं। बोलते हैं ना कि मेरे भी भाई कुछ रूल्स हैं, मेरी भी कुछ पॉलिसी है। ठीक है ना, तो जैसे इसमें से आता है एक लेंथ। लेंथ क्या होता है, इसकी यूनिट मीटर होती है, यानी कि फंडामेंटल है, किसी से नहीं लिया गया, इसकी अपनी खुद की एक यूनिट है, मीटर। वैसे टाइम होता है, इसकी भी अपनी खुद की यूनिट है, क्या, सेकंड। अब बात करते हैं डिराइव्ड की। डिराइव्ड यूनिट वो होती है जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। यानी कि डिपेंड का मतलब है कि यानी कि उनकी खुद की कोई यूनिट होती नहीं है। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के लिए स्पीड है। अब स्पीड है क्या है, इसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है ना, स्पीड अपनी यूनिट नहीं बना पाता तो वो एक काम करता है, वो देखता है डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ है। ठीक है, लेंथ के पास जाता है, वो लेंथ को बोलता है कि प्रभु हमें आपकी यूनिट चाहिए, मीटर चाहिए। तो लेंथ बोलता है कि नहीं, फिर वो कहते हैं कि प्रभु थोड़ा थोड़ा
तो वो क्या करता है कि लेंथ बोलता है ठीक है लेके जाओ मेरा मीटर। अब वो लेके जाते हैं, डिस्टेंस को लगा देते हैं, डिस्टेंस की यूनिट तो मिल गई मीटर। अब वो देखता है यार टाइम के पास भी जाना पड़ेगा। अब वो जाता है टाइम के पास, टाइम बोलता है ले लो मेरी यूनिट, और वो जैसे ही यूनिट यहाँ पर रखते हैं स्पीड की यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकंड। वैसे ही एक्सेलरेशन की यूनिट देखो आप, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कुछ अदर डिराइव्ड यूनिट्स की, ठीक है। जैसे देखो वहाँ पे स्पीड क्या था, मीटर पर सेकंड था ना, किसके पास जाता है, लेंथ के पास जाता है, टाइम के पास जाता है। वैसे ही यहाँ पे फोर्स है, जो इसकी फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन है। अब मास भी जाता है प्रभु, एक्सेलरेशन भी जाता है प्रभु, और यूनिट मिल जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यूनिट हो जाती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर की ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक से ज़्यादा यूनिट है, ठीक है ना, मीटर भी है, किलोग्राम भी है और सेकंड भी है। जहाँ एक से ज़्यादा यूनिट हो गई मतलब वो क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स हैं, मतलब वो डिपेंडेंट है, ठीक है ना। अब ये तो चले गए अपने प्रभु के पास, ठीक है ना। अब लोग आते हैं इनके पास कि प्रभु आपने, फोर्स को कहते हैं कि प्रभु आपने यूनिट बना तो दी है, बट कौन बोलेगा इतना, कब तक बोलेगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क डन जी कब तक बोलेंगे हम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। प्रेशर जी हम कब तक बोलेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ। तो फोर्स कहता है ठीक है मत बोलो, आप सीधा बोलो न्यूटन। वर्क डन आप सीधा बोलो जूल, ठीक है। प्रेशर सीधा बोलो पास्कल, ठीक है। इसको न्यूटन, ये जे, ये पीए, ये हो गई छोटी छोटी यूनिट्स। अब हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं ना वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एफपीएस, दूसरा होता है सीजीएस, तीसरा होता है एमकेएस और चौथा होता है एसआई। जो एफपीएस होता है ना इसका मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। जो सीजीएस है इसका मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। जो एमकेएस है इसका मतलब है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। अब आप देख रहे हैं तीनों में सेकंड तो चलो सेम है, बट जो 2 यूनिट है ये अलग अलग हैं। ऐसे ही क्या होता है ना, जब आप अलग अलग, जैसे आप भारत के किसी राज्य में अगर आप ज़मीन खरीदने जाओ तो आप देखते हैं कि कहीं लोग विश्व में बात करते हैं, कहीं लोग गज में बात करते हैं, कहीं लोग नाली में बात करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, गूगल खोलना पड़ता है और कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये उस टाइम भी बहुत होता था ऐसा। अगर साइंटिस्टों को कोई एक्सपेरिमेंट करना, लेट सपोज इंग्लैंड का, अमेरिका का, पुर्तगाल का, कहीं का भी साइंटिस्ट को अगर लेट सपोज इंडिया में कोई रिसर्च करनी है, तो यहाँ तो अलग अलग लेंथ की अलग अलग यूनिट बना रखी है लोगों ने, या मास की अलग अलग यूनिट बना रखी। तो इन्होंने कहा कि प्रभु एक काम करते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं। बोला क्या मीटिंग बुलाएं, बोला जितने भी देशों के साइंटिस्ट हैं उन सबको बुलाओ, ठीक है ना। तो 1960 में उन सबको बुलाया गया, एक मीटिंग हुई जिस मीटिंग में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया। एसआई यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया। इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की खासियत ये थी कि जो इन्होंने यूनिट बना दी वही मतलब अब सब जगह यूज होंगे, मतलब ये यूनिवर्सल है, ठीक है ना। अगर अमेरिका वाला मुझे बोलता है कि मेरे को इतना डिज़ाइन की लेंथ बनानी है तो वो मुझे मीटर में बात करेगा, नॉर्मल सी बात है, मैं समझ जाऊंगा। अगर वो कुछ और यूनिट में बात करता तो मुझे गूगल में कन्वर्ट करना पड़ता उसे। तो इसलिए जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाई गई, ठीक है ना। इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 2 प्रकार की यूनिट्स बनाई गई, एक बनाई गई फंडामेंटल, एक बनाई गई सप्लीमेंट्री यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स को अगर हम बात करें तो एमएलटी, एएलटी, ठीक है, और सी। ये एमए वाले लेक्चरर थे इसलिए एमएलटी और एएलटी और सी। यहाँ पे जो एम है इसका मतलब होता है मास, एल का मतलब होता है लेंथ, टी का मतलब होता है टाइम, ए का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एल का मतलब होता है लुमिनस इंटेंसिटी और टी का मतलब है टेम्परेचर और करंट। ये 7 यूनिट्स होती है, एमएलटी, एएलटी, सी, ठीक है। इनकी जो यूनिट्स है वो ये है। बात करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है ना। इसको अभी मैं आगे पढ़ाता हूँ। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, जो ये फोर्स होता है ना, ठीक है, फोर्स, इसके जो फॉर्मूला होता है ये मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। आप जब किसी बॉडी को हल्का सा, ठीक है ना, आप उसको अगर मूव करा सको, ठीक है ना, अगर आप किसी बॉडी को जिसका मास क्या है m है, उसको आप अगर हल्का सा मूव करा सको, अगर वो बॉडी मूव करती है इसका मतलब आपने क्या दिया, उसे एक्सेलरेशन दिया। क्या दिया आपने, एक्सेलरेशन दिया। तो इसका मतलब क्या है, जब आप उस बॉडी मास m बॉडी को आपने मूव करा दिया तो आपने क्या दिया उसे, ma, और ma क्या है, फोर्स। ऐसी वर्क डन में क्या होता है ना, जब आप किसी बॉडी को, लेट सपोज ये
पेन है, ठीक है ना। अब मैं इस पेन को फोर्स लगा रहा हूं, क्यों? ताकि ये मूव करे इस डिस्टेंस से, और अगर मैं इस डिस्टेंस तक, दिखाई दे रहा होगा, इस डिस्टेंस से, और मैं अगर इस डिस्टेंस तक फोर्स लगा के इस बॉडी को मूव करके इस पॉइंट तक लाया, तो मतलब मैंने वर्क डन करा है, ठीक है। क्या करा है? एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक फोर्स लगा के मैंने मूव कराया, उसको हम वर्क डन कहते हैं, ठीक है ना। प्रेशर क्या होता है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो, किसी पर्टिकुलर एरिया पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो, उसी को हम प्रेशर बोलते हैं। जैसे जैसे आप देखना होगा, अंगूठा जो लोग लगाते हैं ना, छाप, या कभी आप भी अंगूठा लगाना, देखना आप बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हो एक पर्टिकुलर एरिया पर, आप क्या कर रहे हो? प्रेस कर रहे हो, ये क्या है? प्रेशर। देखो अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में जैसे कि मैंने पहले बताया है, दो होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मतलब होता है वो एंगल जो 2D में बनेगा। 2D बोले तो जैसे ये प्लेन है, ये प्लेन क्या है? 2D में है, वाई डायरेक्शन तो एक्स डायरेक्शन। आप जैसे नॉर्मली आप बनाते होंगे प्रोटेक्टर से एंगल बनाते होंगे ना, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एन आर्क, ठीक है ना, एट इट्स सेंटर, क्या कहलाता है? वो प्लेन एंगल। जैसे ये देखो, जैसे एक सर्कल बनाया आपने, ठीक है ना, इसका आपने ये एक लाइन खींची सेंटर से, जैसे ही आप प्रोटेक्टर से, अगर लेट सपोज आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना, आपने प्रोटेक्टर से 30 डिग्री का एंगल बनाया, जो ये लेंथ होती है ना आर्क की, ये लेंथ ऑफ आर्क ने जो एंगल बनाया है, कहाँ पे? सेंटर पर, किसके? सर्कल के, इसी को हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। ये थीटा होता है ना, जो इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि L/R, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। अब हम अगर बात करें सॉलिड एंगल की, द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय ए सरफेस एरिया, किसके? एक स्फेरिकल सरफेस के, कहां पर? सेंटर पर, उसको कहते हैं हम क्या? सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं उसको हम? सॉलिड एंगल। लेट सपोज देखो यहां पे क्या है, एक सबसे पहले ये देखो कि ये जो स्फेरिकल सरफेस होता है ना, स्फेरिकल सरफेस का मतलब होता है 3D, ठीक है ना। स्फेरिकल सरफेस का मतलब है 3D। 3D बोले तो जैसे हम पतंग को देखते होंगे हवा में उड़ता है, या अगर हम हवा में कोई भी चीज उड़ती हुई देखें तो वो सब क्या है? 3D है। क्यों? क्योंकि उसका एक्स डायरेक्शन होता है, वाई डायरेक्शन होता है और जेड डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। अगर लेट सपोज कोई बॉल ले लूँ मैं, ठीक है ना, बॉल क्या होता है? एक स्फेरिकल शेप होता है उसका। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अगर मैं उस बॉल के सेंटर में, मिड पॉइंट पे, ठीक है ना, अगर मैं LED बल्ब को लगा देता हूं, और अगर वो जो बॉल है उसको पूरा पैक कर देता हूं, मतलब जो मैंने बाहर निकाला था उसका सरफेस, उसको मैं दोबारा लगा देता हूं टेप ट्यूब से, और अगर मैं अंदर LED बल्ब को ग्लो करता हूं, ये ग्लो करके ही मैंने अंदर रखा सेल सुल लगा के, तो मैं देखता हूं लाइट बाहर नहीं आ रही है, जबकि मुझे पता है LED बल्ब क्या हो रहा है? अंदर ग्लो हो रहा है, बट लाइट क्या हो रही है? बाहर नहीं आ रही है। वहीं पर मैं अगर कोई छोटा सा होल कर दूं उस बॉल पे, तो मैं देखता हूं लाइट जो है अब बाहर आने लगती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो बॉल थी, ठीक है ना, इसको मैंने क्या किया? यहां पे थोड़ा सा होल कर दिया। जैसे ही मैंने होल करा, जो बल्ब यहां पे सेंटर पे लगा हुआ था, ये अपनी लाइट के बाहर को फेंकने लगता है, ठीक है ना। यानी कि लाइट क्या होती है? बाहर को आने लगती है, ठीक है ना। अब ये लाइट ये मत समझना कि केवल यहां से और यहां से आ रही, नहीं, ये है वो होल, लेट सपोज, ठीक है ना, इसके चारों तरफ से लाइट क्या हो रही है? बाहर को आ रही है, ठीक है ना। जो लाइट बाहर को आ रही है, ठीक है ना, जो सरफेस एरिया तो बना रहा है, ये होली तो है, ये इसका जो सरफेस एरिया बना रहा है, ये सरफेस एरिया सेंटर पे जाके क्या बनाता है? सॉलिड एंगल बनाता है। क्या बनाता है? एक सॉलिड एंगल बनाता है। जैसे यहां पे प्लेन एंगल कहां गया? ये जैसे यहां पे ये प्लेन एंगल था ना, ये प्लेन एंगल क्या बना रहा था? या इस लाइन से, और इस ये लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क जब यहां से यहां तक जा रहा था, तो ये सेंटर पे क्या बना रहा था? एक एंगल बना रहा था। ऐसे ही जब ये सरफेस, ये जो सरफेस एरिया है, ये सेंटर पे जाके क्या बनाता है? एक एंगल बनाता है, और उस एंगल को क्या बोलते हैं हम? सॉलिड एंगल। बस एक चीज ध्यान देना, यहां पे लेंथ है, यहां पे हम प्लेन एंगल पे हम लेंथ की बात करते हैं, तो यहां पे हम किसकी बात करते हैं? सरफेस एरिया की बात करते हैं। यहां पे एक एरिया है, ठीक है ना, और यहां पे लेंथ है, ये ध्यान देना। बस सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल में ये दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, बट एक बार समझ में आना चाहिए। बस सॉलिड एंगल में जो हम यहाँ पे होल बनाया, होल का आपको पता है ना सरफेस एरिया होगा, ये सरफेस एरिया बनाता है कहाँ पे? सेंटर पे जाके एंगल, ठीक है ना। यहाँ पे ये लेंथ बना रहा है कहाँ पे? सेंटर पे जाके क्या? एंगल। इसी को कहते हैं हम क्या? सॉलिड एंगल। अब एक चीज देखो आप, थीटा यहाँ पे क्या था? L/R था।
भाई लेंथ है, इसकी कोई पावर है नहीं है, इसीलिए इसकी भी कोई पावर नहीं, समझने को ऐसे नहीं है, लेंथ इसकी कोई पावर है, इसकी भी कोई पावर नहीं। यहां पे देखो क्या है कि ठीक है ना, ओमेगा इक्वल टू क्या है, यहां पे सरफेस एरिया है, ठीक है ना, क्या है, सरफेस एरिया है अपॉन में आर स्क्वायर है, ठीक है ना, यानी कि यहां पे क्या है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर डी एस, क्योंकि ये डी ए, सॉरी हाँ डी ए है, चेंज इन सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, डी ए बाई आर स्क्वायर, यानी कि ए एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, वैसे सर्कल में भी क्या होता है ये आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया किसको डिनोट कर रहा है, एरिया जो है डी ए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डी ओमेगा आया है ना, डी ओमेगा, ये क्या आया, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। क्यों आया सरफेस एरिया, क्योंकि वही सरफेस एरिया ही है जो कि कहाँ पे जाके बना रहा है, सेंटर पे आके एंगल को बना रहा है। तो सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, लेंथ बाई आर, यहाँ पे क्या है, सरफेस डी ए बाई आर स्क्वायर या फिर एरिया बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। यही है सॉलिड एंगल का कंसेप्ट, इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया बनता है, ठीक है ना, जैसे मैंने बॉल के अंदर एलईडी बल्ब फिट करा था तो मैं देख रहा था कि लाइट बाहर को नहीं आ रही थी, बट जब मैंने एक पंच करा तो लाइट बाहर को आ गई। अब जो वो पंच करा, जो होल करा, उसका तो कोई सरफेस एरिया होगा ना। अब जब मैं वो सरफेस एरिया को जब सेंटर से जोड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक एंगल बन रहा है, और एंगल क्या बनता है, सॉलिड एंगल बनता है। ये मत समझना एंगल ऐसे करके बन रहा है, नहीं, एंगल भी पूरा ऐसे ही करके बन रहा है, तभी तो सरफेस एरिया कह रहे हैं हम यहाँ पर, सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। लेट सपोज अगर मुझे किसी प्लेनेट के डिस्टेंस को मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास जो स्केल है उसकी लिमिट तो है 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक। 10⁻³ मीटर का मतलब है कि उसकी जो मिनिमम है कैपेसिटी, मतलब मिनिमम जो वो मेजर कर सकता है वो है 1 mm, और जो मैक्सिमम वो मेजर कर सकता है वो है 100 मीटर, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से प्लेनेट को कैसे करके जो है मेजर करूँगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं पैरालैक्स को। ये पैरालैक्स होता है ना, जो इसका मतलब होता है कि देखो मैंने ये अपने सामने एक पेन रखी है, ठीक है ना, मैंने अपने सामने क्या रखी, एक पेन रखी है। जब मैं अपने लेफ्ट आई को क्लोज करता हूँ, राइट आई को ओपन करता हूँ, तो मुझे ये किसी और पोजीशन में दिखाई देती है, ठीक है ना। बट जब मैं अपनी राइट आई को क्लोज करूँ और लेफ्ट आई को ओपन करूँ तो मुझे ये किसी और पोजीशन में दिखाई देती है। जो ये पोजीशन, जबकि बॉडी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है, बट मेरे इस आंख को या इस आई को ओपन या क्लोज करने में ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शिफ्ट हो रही है, इधर से उधर या उधर से इधर शिफ्ट हो रही है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं पैरालैक्स, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे, बट हमारे आई के क्लोज या ओपन करने पे हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्ट जैसे शिफ्ट हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम पैरालैक्स, ठीक है। जैसे को यहाँ पे देखो पैरालैक्स कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। ये मेरी लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, ठीक है ना। जब मैं इस ऑब्जेक्ट को देखता हूं तो इन दोनों की जो आइयों के बीच में डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं बेसिस, ठीक है। जो यहां पे ऑब्जेक्ट के साथ ये दो आई एंगल बनाते हैं इसको कहते हैं हम क्या, पैरालैक्टिक एंगल। अब इसे हम जो है प्लेनेट या स्टार या मून इन चीजों में जो है हम मेजरमेंट करने के लिए, डिस्टेंस की मेजर करने के लिए कैसे यूज करते हैं। देखो देखो ये अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है, ठीक है, ये है अर्थ, ठीक है। इसके एक एंड पे मैंने यहां पे एक टेलीस्कोप लगाया और एक एंड पे मैंने यहां पे टेलीस्कोप लगाया। यहां से गई एक लाइट की रेज, ठीक है ना, इस प्लेनेट के इस पॉइंट पर, और यहां से गई लाइट की रे इस प्लेनेट के इस पॉइंट पर, ठीक है ना। ये जो दोनों टेलीस्कोपों के बीच का डिस्टेंस है ये है b, और जो प्लेनेट के साथ एंगल बन रहा है ये बन गया क्या, एक पैरालैक्टिक एंगल, ठीक है। इस प्लेनेट और इस लाइट के बीच में डिस्टेंस d, और सेम वही इस प्लेनेट, इस अर्थ और प्लेनेट के बीच में डिस्टेंस d। मुझे पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, b अपॉन डी, और d इक्वल टू क्या आ गया, b अपॉन थीटा। यानी कि मैंने यहाँ पे प्लेनेट की हमारे अर्थ से कितनी दूरी है इसको क्या कर दिया, मैंने मेजर्ड कर दिया d डिस्टेंस को, ठीक है ना। इस कंसेप्ट को जब हम यहां यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लेनेट की डिस्टेंस मिलती है, ठीक है। अभी तो हम जो है अर्थ से और प्लेनेट तक की दूरी को मेजर कर रहे हैं। अब हमें अगर उसका डायमीटर पता करना हो उस प्लेनेट का, जैसे आपने पढ़ा है ना कि ये प्लेनेट जैसे जुपिटर है इसका डायमीटर इतना है, जैसे सैटर्न है इसका डायमीटर इतना है, ये कैसे पता करते हैं हम, ये ऐसे ही तो पता करते हैं। अब देखो इसी कंसेप्ट को हम यूज करते हैं किस पे, प्लेनेट के डायमीटर को मेजर करने के लिए, ठीक है। यहां पे दो लाइट है,
एक लाइट की रे पड़ रही है इस प्लेनेट के एंड पे, तो दूसरी लाइट की रे पड़ रही है इस प्लेनेट के एंड पे। अभी पैरालैक्टिक एंगल कहां पे बन रहा है? अर्थ पे। यहां पे कहां बन रहा था ये पैरालैक्टिक एंगल? इस प्लेनेट पे। और यहां पे कहां बन रहा है? इस अर्थ पे बन रहा है, ठीक है ना। तो जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो मुझे मिल जाता है कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ क्या हो गया यहाँ पे b, और रेडियस क्या है यहाँ पे d, और मुझे इससे क्या पता चलता है कि प्लेनेट का डायमीटर इतना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे तक। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एरर्स इन मेजरमेंट। आप लोगों से बस केवल एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।